नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी जीडी, यूपी टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेखा झील स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में भी चर्चा में देखा गया। इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेखा झील स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। अलीगढ़, मथुरा, बरेली या उन्नाव। तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़। ठीक है, जो शेखा झील है वो अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है और यह हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। साथियों, अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ताला नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू होकर किस जिले तक जाता है। पूछा गया कि जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू होकर वह किस जिले तक जाता है। नोएडा से बलिया, मेरठ से प्रयागराज, गाजीपुर से लखनऊ या आगरा से वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, जो गंगा एक्सप्रेस वे है वह मेरठ से स्टार्ट होता है और प्रयागराज तक जाता है। ठीक है साथियों, गंगा एक्सप्रेस वे है यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। कितने होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा जलमग्न होने की संभावना है। इससे पूछा गया कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इस परियोजना के तहत जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो जलमग्न होने वाला है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसमें जलमग्न होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत के खेल शहर के रूप में भी जाना जाता है। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो खेल शहर के रूप में भी जाना जाता है। कानपुर, मेरठ, लखनऊ या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। साथियों, मेरठ में खेल के सामान बनाए जाते हैं। क्या खेल का सामान बनाया जाता है, इसलिए हम इसे स्पोर्ट नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्पोर्ट नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाण सागर नहर परियोजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाण सागर नहर परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। मिर्जापुर और सोनभद्र, गोरखपुर और देवरिया, झांसी और ललितपुर, अलीगढ़ और मथुरा। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। ठीक है, मिर्जा और सोनभद्र जिले में बाण सागर नहर परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। इस पूछा गया कि जो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। एक नए सुदृढ़ धर्म की स्थापना, वैश्विक संदर्भ और सार्वभौमिक भाईचारा, इस्लाम का विस्तार, राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक भाईचारा, सुलह एक कुल। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक भाईचारा बना रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि वैश्विक सौहार्द और सार्वभौमिक भाईचारा बना रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबर के शासनकाल में देहशाला प्रणाली
का संबंध किससे था? इस पूछा गया कि देहशाला प्रणाली का संबंध किससे था? सैन्य प्रशासन से, भू राजस्व व्यवस्था से, धार्मिक मामलों से या विदेशी व्यापार से? तो इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व व्यवस्था से। ठीक है, जो देहशाला प्रणाली थी इसकी शुरुआत टोडरमल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा की गई थी। यह एक भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मंडी या मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इस पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मांडी है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मांडी है जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये शामली जिले में स्थित है। कहाँ पर? शामली जिले में स्थित है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? इस पूछा गया कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो इसका राइट आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने की थी? इस पूछा गया कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा या A.O. ह्यूम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? इस पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 48 ए? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39 से। अनुच्छेद 39 है जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस पूछा गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति है जो किसके द्वारा की जाती है? भारत का राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा का सभापति के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। साथियों, यदि हम बात करें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कितने? 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति है जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इस पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951, 7वां संशोधन 1956, 24वां संशोधन 1971 या 44वां संशोधन 1978? तो इसका राइट आंसर होगा पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? इस पूछा गया कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकारिया आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके संबंध की समीक्षा के लिए किया गया था? इस पूछा गया कि जो सरकारिया आयोग है वह किसकी समीक्षा के लिए गठित किया गया था? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधायिका और कार्यपालिका, केंद्र और राज्य के माध्यम, कार्यपालिका और न्यायपालिका? तो इसका राइट आंसर होगा
केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है इनकी समीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो घाटी से होकर बहती है। इस पूछा गया कि कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इस पूछा गया कि किस राज्य की सीमा जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या असम। साथियों, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। इनमें से 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। इनमें असम है जो इसकी सीमा है जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओगा डैम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इससे पूछा गया कि ओगा डैम मरुस्थल है जो किस देश में स्थित है, सूडान, सोमालिया, इथोपिया या मिस्र। तो इसका राइट आंसर होगा इथोपिया। ओगा डैम मरुस्थल इथोपिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति के तहत मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। इस पूछा गया कि जो हरित क्रांति है इसके माध्यम से किस फसल में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी, धान, गेहूं, दलहन या मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं, ठीक है, गेहूं के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गरजता चालीसा का संबंध किससे है। इस पूछा गया कि जो गरजता चालीसा है इसका संबंध किससे है, चक्रवाती तूफान से, पछुआ पवनों से, व्यापारिक पवनों से या मानसूनी हवाओं से। तो इसका राइट आंसर होगा पछुआ पवन, ठीक है, जो गरजता चालीसा है इसे हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। इस पूछा गया कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, जे.डी. वाटसन और F.H.C. क्रिप, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन या अरविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन और क्रिक, ठीक है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। इस पूछा गया कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है। इस पूछा गया कि इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है, यकृत, अग्न्याशय, पीलिया या पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय के द्वारा, ठीक है, इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय के माध्यम से होता है या अग्न्याशय के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इस पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, अर्नेस्ट हैकेल, A.G. टैंसले, E.P. ओडम या चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा A.G. टैंसले, ठीक है, A.G. टैंसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। इस पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि रैपिडो क्रेडिट या बैंकिंग शब्दावली में रेपो रेट का क्या अर्थ है। इस पूछा गया कि
रैपिडो क्रेडिट या बैंकिंग शब्दावली में रेपो रेट का क्या अर्थ है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को धन जमा कराता है, वह दर जिस पर बैंक आम जनता को ऋण देते हैं, बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की दर। तो इसका राइट आंसर होगा वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती हैं। ठीक है, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई से ऋण लेती हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंस वक्र निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पूछा गया कि जो लॉरेंस वक्र है इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बेरोजगारी की दर, मुद्रास्फीति की दर, आय में असमानता, गरीबी रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा आय की असमानता। आय की असमानता मापने के लिए लॉरेंस वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इस पूछा गया कि जो प्रचंड बेरोजगारी है वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या रक्षा क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारत में किस स्थिति से लागू किया गया था? इस पूछा गया कि जो जीएसटी है भारत में किस स्थिति से लागू किया गया था? 1 जनवरी 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से, 1 जुलाई 2017 से या 2 अक्टूबर 2017 से? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, जीएसटी है जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।